हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन ने अपने शीतलन नियम में क्या बताया है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर किसी वस्तु को हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना। गर्म करके किसी दूसरे स्थान पे हम रख देते हैं तो होता क्या है, वो ठंडा हो जाता है ना। क्यों ठंडा हो जाता है? ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि जब आप किसी वस्तु को ताप देंगे, ताप देकर गर्म कर देंगे, तो गर्म करने के बाद जब उसको हीट मिल जाएगा, उष्मा मिल जाएगा, तो उसको किसी दूसरे वातावरण में, किसी ठंडे वातावरण में ले जाकर देंगे तो उसकी उष्मा निकलने लगती है ना। जब वो निकलती है उष्मा उसमें से, तो उसका उष्मा क्या होता है, क्षय होता है। ठीक है ना। क्षय होने का मतलब क्या, नुकसान होना, है ना। तो उसमें जब निकल जाता है उष्मा धीरे धीरे, तो वो वस्तु क्या ठंडा पड़ जाता है ना। तो न्यूटन ने अपने शीतलन नियम में किस प्रकार से इसको जो है कि बताया था, इसको हम सीखेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम, शीतलन नियम। ठीक। अब देखिए, पहली बात कि उष्मा के बारे में आपको जानना हो कि जो उष्मा होता है ना, ये उष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलता है ना। अगर जैसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु क्या है, गर्म है ना, खूब उसको उष्मा दे दिया जाए, उसको उष्मा देने के बाद उसी के जस्ट बगल में वैसे ही वस्तु, कोई ठंडी वस्तु लाकर उसमें हम चिपका कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो जो ठंडी वस्तु होगी वो गर्म वस्तु में चिपकने के कारण इसकी उष्मा, गर्म वस्तु की उष्मा ठंडी वाली में धीरे धीरे जाने लगती है ना। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो गर्म वस्तु है इसका उष्मा उच्च है, जो ठंडी वस्तु है इसका उष्मा जो है क्या है, निम्न है। तो यह उच्च उष्मा से निम्न उष्मा में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है ना। तो उसको देखिए, उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई वस्तु को आप गर्म करते हैं और उसको गर्म करके वातावरण में, किसी भी ठंडे वातावरण में रख दीजिए, तो उस ठंडे वातावरण में जाकर उसकी उष्माएं मिलने लगती हैं, यानी उसकी उष्मा उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की ओर चलने लगती है ना। देखिए, तो न्यूटन ने कहा कि जब ये हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे, किसी पदार्थ, किसी पिंड को हम ले लें और उसको हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने के बाद जब हम उसका उष्मा बढ़ा देते हैं तो उसमें से क्या होता है, उष्मा का क्षय होता है। और जो उसकी उष्मा का क्षय होता है ना, वो उस वस्तु के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। इतने से ही बात बताई थी न्यूटन ने, है ना। और उसी का नाम पड़ के क्या, न्यूटन का शीतलन नियम, है ना। तो देखिए, पहली बात कि हम मान लेते हैं कि अगर ये एक लोहे का गोला इतना बड़ा पिंड है ना, इसको हम ताप दे देते हैं। ताप देने के बाद इसको हम मान लेते हैं कि ताप कितना, T दिया जाता है, T टेम्परेचर ताप दिया जाता है ना। इसको ताप देने के बाद हम किसी दूसरे जगह पे रख देते हैं, यानी कि किसी ठंडे वातावरण में रख देते हैं। मान लिया जाए कि उस वातावरण का, जैसे कि ये वातावरण है ना, तो इस वातावरण का ताप हम मान लेते हैं क्या, T0 है। ठीक। तो इनके अंदर से जो उष्मा निकलेगा, क्षय होगा, नुकसान होगा, वो इनके अंतर के बराबर होगा। इनके का मतलब क्या, ये जो ताप है ये वस्तु का ताप है, पिंड का, ये क्या है, ये पिंड है ना। इस पिंड के तापमान और जो वातावरण का, जो ये वातावरण है ना, ये वातावरण, तो वातावरण के तापमान और पिंड के तापमान का जो अंतर होगा वही क्या होगा, बराबर होगा इसके अंदर से जो उष्मा क्षय होता है उसके, है ना। यानी कि इसके उष्मा क्षय होने की जो दर होती है, ये इनके पिंड के ताप तथा वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो देखिए, पहली बात, उष्मा तो समझ गए। उष्मा को हम क्या करते हैं, यहां पर अगर देखें तो Q से प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन उष्मा क्षय होने की दर क्या है ना, दर को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप बाजार जाते हैं, तो बाजार जब दुकानदार से पूछते हैं, जैसे मान लिया जाए आपको 1 किलो आलू लेना हो, 2 किलो आलू लेना हो, है ना, तो आप उससे जब दर पूछते हैं, उससे दर पूछते हैं, आप रेट पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया आलू कैसे भाव है ना। तो आलू वो क्या बताएगा, 20 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ऐसे करके बताएगा। मतलब क्या बताएगा कि वह 1 किलोग्राम का मूल्य बताएगा, 1 किलोग्राम का मूल्य, कि वह 30 रुपए का मिलेगा, चाहे 40 रुपए का, चाहे 10 रुपए का, जो भी आपको बताए वो 1 किलोग्राम पर बताएगा, है ना। तो वो उसका क्या हो गया, दर हो गया, पर केजी, प्रति किलोग्राम पर, है ना। तो उसी तरीके से वह काम किस पर कर रहा है, 1 किलोग्राम पर कर रहा है ना। उसी तरीके से जब हम भी कोई काम करते हैं तो किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष काम करते हैं, जैसे कि समय लगता है उसमें। जैसे आपको कहीं अगर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो जाने में तो समय लगेगा, तो आप समय के सापेक्ष काम कर रहे हैं। अगर कोई वस्तु को आप गर्म कर दे रहे हैं, कुछ समय बाद देखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, तो उसका ठंडा होना भी समय के सापेक्ष हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इस पिंड को जब हम उष्मा देंगे तो वो उष्मा का परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा, है ना। जब समय के सापेक्ष होगा तो समय में भी तो परिवर्तन होता है। तो मान लिया जाता है कि अगर वो समय को हम t ले लेते हैं, स्मॉल t, तो उसके आगे हमें डेल्टा या d लगाना पड़ता है परिवर्तन को दर्शाने के लिए। देखिए, जैसे कि यहां पे क्या है, ये उष्मा है,
उष्मा में हो रहा है परिवर्तन, तो उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम उसके आगे क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। कहीं कहीं आपको डेल्टा भी दिखता है, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, ये डी भी परिवर्तन को ही बताएगा। जैसे कि अवकलन समाकलन में आप लोगों ने पढ़ा, जैसे कि डी बटा डीएक्स अवकलन में होता है ना, तो उसमें क्या होता है, वो परिवर्तन की दर बताता है ना, क्या फलन में होने वाला परिवर्तन। तो उस तरीके से यहाँ पर भी इस क्यू यानी उष्मा में होने वाला ये परिवर्तन बताएगा। अब जब उष्मा परिवर्तन होगा तो समय भी तो लगेगा, तो समय क्या है यहाँ पर टी है, तो टी में परिवर्तन कितना, तो dt हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dq अपान dt। ये क्या हो गया, इसको आप बोलेंगे क्या, dq अपान dt को बोलेंगे उष्मा परिवर्तन की दर, है ना, उष्मा परिवर्तन की दर। अब क्या है कि जो उष्मा परिवर्तन की दर होती है या क्षय होने वाली जो उष्मा होती है, वो इस पिंड के ताप, जिस पिंड को आप ताप दे रहे हैं उस पिंड के ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, तो इस T और T नॉट के अंतर के, इसको हम क्या T नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं ना, तो ये इनके अंतर के अनुक्रमानुपाती होगा। और फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा कि जब किसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम चेंज करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट राशि मिलती है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा dq अपान dt और यहाँ पर इज इक्वल टू k और यहाँ से मिल जाएगा t माइनस टी नॉट, है ना। तो ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम। अब बात ये होती है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू कहाँ पर होता है ना। तो जैसे देखिए हमने आपको बताया अभी कि उष्मा क्या होता है, उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की ओर चलता है हमेशा, है ना। तो ये उष्मा अगर किसी वस्तु में उच्च उष्मा से निम्न उष्मा की ओर चल रही है तो वहां पर इस नियम का पालन होगा या इस नियम को हम लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज अगर ऐसा है कि जिसका उष्मा निम्न है, अब वो बढ़ के धीरे धीरे उच्च उष्मा हो जा रहा है, तो वहां पर न्यूटन का शीतलन नियम नहीं लागू होगा, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो, पुराने होंगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब किए होंगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आएगा सब्सक्राइब करने से आपको पहले पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।